हेलो दोस्तों, कैसे हैं प्यारे। चलिए, आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। ओके, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा वर्णिका, ठीक है ना। क्लास 10th वाले वर्णिका भाग 2 ये है हिंदी का। और ये 2 चैप्टर दही वाली मंगमा और ढाते विश्वास करवा चुके हैं आपको। ओके, अगर नहीं देखे हैं, पहली बार अगर मेरे चैनल पे विजिट किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जा कर के वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, ठीक है। तो आज बारी है अगले चैप्टर का, तो देखेंगे उसे, ठीक है। आज जो आपको चैप्टर पढ़ना है वो है आपका माँ, ठीक ना। माँ, ये जो लिखने वाले हैं ये हैं ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर ये माँ जो लिखे हैं। ओके, तो सबसे पहले मेरे प्यारे हम इनके बारे में जानेंगे, ईश्वर पेटलीकर जी के बारे में जानेंगे, ठीक है। कि कौन है, कहाँ के रहने वाली है, ठीक है। तो देखिए, ईश्वर पेटलीकर जी का ये जो ईश्वर पेटलीकर है ये गुजरात के लोकप्रिय कथाकार है, गुजराती के लोकप्रिय कथाकार हैं। इनके कथा साहित्य में गुजरात का समय और समाज, नए पुराने मूल्य, दर्शन और कला आदि रच पक कर एक नई आस्वादकता के साथ उपस्थित होते हैं। खून की सगाई इनकी प्रसिद्ध कहानी है। याद रखिएगा, ईश्वर पेटलीकर जी का जो प्रमुख कहानी जो है, प्रसिद्ध जो कहानी है वो है आपका खून की सगाई, ठीक है। खून की सगाई ईश्वर पेटलीकर जी का ये प्रसिद्ध क्या है, कहानी है, ठीक है ना। और काला पानी इनका लोकप्रिय उपन्यास है, यानी नोवेल है, ठीक है ना। काला पानी नोवेल है ईश्वर पेटलीकर जी का, और खून की सगाई इनका प्रसिद्ध कहानी है। साहित्य के अलावा श्री पेटलीकर सामाजिक राजनीतिक जीवन में भी सक्रिय रहे हैं। इनकी दर्जनों पुस्तकें पुरस्कृत और बहुप्रशंसित हो चुकी है। इनका दर्जनों यानी 12 गो से भी ज़्यादा पुस्तक क्या हुआ है, पुरस्कृत हो चुका है। यह कहानी गोपाल दास नागर द्वारा संपादित, इसके एडिटर जो है वो है गोपाल दास नागर, एवं अनुदित कहानी संग्रह माँ से सभार संकलित है। माँ से ही लिया गया है और माँ है ही, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए इसको शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा मंगू, ठीक है। मंगू पागलों की अस्पताल में भर्ती करने की, मंगू को पागलों की अस्पताल में भर्ती करने की सलाह लोग उसकी माँ को देते। अब मंगू है, इसका मतलब पागल होगी। अभी तो कुछ पता नहीं है कि क्या है, आगे हम बढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो मंगू को पागलों के अस्पताल में भर्ती करने की सलाह लोग उसकी माँ को देते कि मंगू को ले जाके पागलों के अस्पताल में क्या करो, भर्ती कर दो। इसका मतलब है कि मंगू पागल होगी। तब उसकी आंखों में आंसू झिलमिला आते, माँ की आंखों में आंसू झिलमिला आते, और हर एक को वह एक ही जवाब देती, मैं माँ होकर सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वालों को क्या पड़ी है। जब भी कोई लोग जा कर के माँ से बोलती कि मंगू को आप अस्पताल में भर्ती कर दो, तो माँ सबको एक ही जवाब देती कि जब मैं माँ होकर के सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वालों को क्या पड़ी है। अपंग जानवरों की गौशालाओं में भर्ती कर आने जैसा ही यह कहा जाएगा। अब फिर क्वेश्चन 2022 में आपको पूछा था कि माँ जो थी गौशालाओं के उपमा किसको देती थी, तो अस्पताल को। किसको? अस्पताल को माँ गौशालाओं की उपमा देती थी, ठीक ना। कि अस्पताल नहीं, वो गौशाला होता है, ठीक है। जब भी माँ से लोग कहता भर्ती करने के लिए मंगू को, तो ठीक ना। आगे देखेंगे, मंगू माँ की यह ग्रंथि प्रकट हो जाने के बाद कोई उनसे ऐसी बातें
करता भी नहीं था। और जब ये जवाब दे देती थी माँ तो सीधा कोई अब नहीं बोलता था। जन्म की पागल और गूंगी पुत्री को वे जिस तरह पालती पोसती, सेवा करती और लाड़ प्यार करती, यह प्रत्यक्ष देख लोग उनकी प्रशंसा भी करते कि इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है। ओके, अब क्वेश्चन ये भी पूछा था, पिछला बार पूछ चुका है कि मंगू पागल थी तो जन्म से, कब से? जन्म से पागल और गूंगी थी। जन्म से पागल और गूंगी थी मंगू। अब कुछ लोग जो हैं इस लाड़ प्यार को अच्छा भी लोग कह रहे हैं और कुछ लोग दूसरे जो दूसरे के घर हो तो भूखी प्यासी कब की मर गई होती और जीवित भी होती तो ऐसा हष्ट पुष्ट शरीर तो नहीं होता, ऐसा लोग कहता। मंगू के अलावा उसकी माँ की 3 संतानें थी, अर्थात कुल मिला के कहा जाए तो मंगू के अगर पूछ दे कि माँ की पूछ दे कि माँ के कितनी संतानें तो 4, ऐसे पूछ दे कि मंगू के अलावे माँ की कितनी संतानें थी, तब कहेंगे 3, ठीक है ना। मंगू को मिला के 4, ये तो अपना कॉमन सेंस है, ठीक। तो ये पता रहेगा आपको तब ना। संतानें थी 2 पुत्र और 1 पुत्री, तो 2 गो पुत्र, 1 गो पुत्री, 1 गो मंगू हो गई, तो 4 गो हो गया। 2 गो पुत्र 2 गो पुत्री, दोनों पुत्र। पिछले जो हम पढ़े थे धरती ढहते विश्वास, उसमें भी 4 सीता के लक्ष्मी के 4 गो पुत्र था, ठीक ना। 2 पुत्र पढ़ लिख कर शहर में काम में लगे थे, पुत्री का विवाह हो गया था और वह अपनी ससुराल चली गई थी। 2 पुत्र जो थे वो लोग पढ़ लिख करके शहर में काम पर लग गए थे। अब पुत्री एगो थी, उसका विवाह हो गया था और वह अपनी ससुराल भी चली गई थी। मंगू की माँ उन तीनों संतानों को भूल गई हो यह बात नहीं थी, किंतु उसका समग्र मातृत्व मंगू पर ही न्यौछावर हो गया था। ठीक है, तो समग्र मातृत्व मंगू पर ही न्यौछावर हो गया था, ऐसा बात नहीं था, ठीक ना, कि मतलब और सबको छोड़ दी थी, खाली मंगू के ही लाड़ प्यार में लगी रहती थी। इसलिए छुट्टियों में जब कभी लड़के घर आते तब उनका घर बार पौत्र पोत्रियों से खिल उठता, पोता पोती से खिल उठता। फिर भी दादी माँ के रूप में वह हर्ष में पागल नहीं होती थी। क्या पागल होगी, बेटी पगली है, उसी में लगी है। अब दुख रहता है आदमी तो कैसे हंसेगा। उन बालकों को वह लेती, खिलाती और लाड़ प्यार भी करती। हाँ, ऐसा था कि मतलब कि उसको खिलाती उलाती भी थी, पोता पोती सबके। माँ के इस व्यवहार के विषय में पुत्रों को तो कुछ ख्याल नहीं आता, पर पुत्र वधू यानी पतोहू कसमसा जाती। दोनों बहुओं की पति से यह एक ही फरियाद थी, अपने पुत्रों के बालक उन्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और पगली मंगू को छाती से भी अलग नहीं करती। अब पतोहू तो होती है पतोहू, अगर वो समझ ली कि नहीं मैं ससुराल नहीं हूँ, मैं अपने माँ के ही घर हूँ, तो शायद ऐसा कुछ होबे नहीं करे। अब सासू माँ भी सोच ले कि नहीं मेरी बेटी ही है, तो झगड़ा होबे नहीं करता। लेकिन ऐसा परिवेश अब आ रहा है, पढ़े लिखे लोग जो है सो, ठीक ना। तो ये ताना देती कि माने कि मंगू को छाती से भी अलग नहीं करती है, अपना मतलब पुत्र के बालक सब है वो सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देखिए, लेकिन माँ उसको स्नेह करती, प्रेम करती, खिलाती भी, लेकिन जानबे कर रहे हैं, समझ ही रहे हैं। मातृत्व के स्नेह में खींची हुई माँ जी के प्रति अन्याय कर बैठती। इतना ही नहीं, पुत्री के बालकों के प्रति भी माँ जी का व्यवहार वैसा ही था। इस कारण बहुएं पति के आगे बड़बड़ा कर जब थक जाती तब पुत्री माँ के मुंह पर ही सुना देती, मंगू को झूठा लार लड़ाकर ही तुमने अधिक पागल बना दिया है।
बात समझ रहे हैं। अब पुत्री जो थी, एक लड़की थी ना जिसके शादी हो गई, ससुराल चली गई थी, लेकिन घर पे आती थी तो वो भी मतलब वो लोग तो नहीं, वो तो पति के भीड़ बराबर आती थी, खाली सासू माँ से हिम्मत नहीं होता था बोलने के लिए। लेकिन अब ये तो बेटी है तो बोल देती कि मंगू को झूठा लड़ा कर ही तुम्हें अधिक पागल बना दिया। आदत डाली हो तो जानवरों को भी पखाना पेशाब कहाँ करना है और कहाँ न करना इसका ख्याल आ जाता है। 12 वर्ष की लड़की चाहे जितनी पगली हो, पर उसे आदत डाली हो तो क्या इतना भी ख्याल नहीं न आए। वह गूंगी है पर कुछ बहरी नहीं है कि हमारी बात सुने भी नहीं। भूल करने पर 2 थप्पड़ लगा दिए हो तो दूसरी बात तुरंत ख्याल रखें। लेकिन अब देखिए ये वाक्य को उठा करके भी रख सकता है, ठीक ना। तो याद रखिएगा, माँ जी की बेटी ये शब्द बोली है, ठीक ना, यानी मंगू की बहन, बड़ी बहन। उसकी पुत्री आगे कुछ बोले उससे पहले ही माँ जी की आंखें बरसने लगती। अब माँ कुछ नहीं बोलती, रोने लगती, क्योंकि माँ जान रही है कि कोई मतलब कि इसको मतलब अब ये प्रकृति है, नेचुरल है, जन्म से ही क्या बोलते हैं पगली है, गूंगी है, तो क्या कर सकता है कोई। हम माँ है तो हम नहीं सेवा करेंगे तो कहते ये लोग ताना बना मारते थे। चलो, पुत्री का हृदय भी भर आया, परंतु कलेजा कठोर कर वह मन की बात निकाले बिना न रह सकी। तुम समझती हो मंगू को लाड़ प्यार करके उसे सुखी बनाती हो, पर यह समझ लो कि तुम ही इसकी वास्तविक दुश्मन हो। तुम कुछ हमेशा बैठी रहने की नहीं हो, भाभीियों के पाले पड़ेगी ना। नित्य उसके मल मूत्र धोने का झंझट कोई नहीं करेगा और वह दुखी हो जाएगी। कुछ रुक कर वह धीमे स्वर में बोली, कहावत है यह झूठी नहीं, पराई माँ ही कान छेदती है। पराई माँ ही कान छेदती है। अस्पताल में रखने से पागलपन दूर होने का तो नहीं, पर मल मूत्र और कपड़ों का ध्यान आ जाएगा तो भी बहुत है। भाइयों के घर में भगवान ने बहुत कुछ दिया है। भाभियाँ एक बार भी खाने को न दे ऐसी ओछी नहीं है। माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए गौशालाओं की उपमा देती, तब लोग पराये की तरह जो नहीं कह पाते थे वह उसकी पुत्री ही कह डालती। अस्पताल गौशाला जैसा होगा और शायद मंगू मर गई तो उसका और कुटुंब का छुटकारा होगा। यही मतलब सोच रहा होता भी है, लोग समस्या आता है तो छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन जो लिखा रहता है उसको टार कौन सकता है। मंगू की मौत को माँ जी भी छुटकारा मानती थी, ठीक ना। अब माँ भी छुटकारा मानती थी मंगू के मौत का, यदि वह प्राकृतिक रूप में आए तो। प्राकृतिक रूप में आए तो ढील करके मुआने वाला बात नहीं, परंतु लापरवाही दिखाकर उसे जानबूझकर मौत के कुएं में ढकेलने का विचार उन्हें असह्य लगता। स्वार्थ से सभी सगे, पर निस्वार्थ से सगा हो वही सच्चा सगा। ये माँ का कहना है कि स्वार्थ से तो सभी सगा होता है। स्वार्थ मतलब है लालच है तो हाँ हम तुम्हारा है तुमरे हैं कहेगा, लेकिन निस्वार्थ बिना कोई इच्छा के अगर आपसे अगर कोई प्रेम कर रहा है, मोल भाव रख रहा है, आपके सानिध्य रह रहा है, तो समझ लीजिए कि वो सच्चा सगा होता है। पुत्र कमाते धमाते हो, पुत्री ससुराल में हिंडोले झूलती हो, उनसे प्यार भरा संबंध रखने का कोई अर्थ न था। मंगू की सच्ची माँ बनी रहे तभी माँ बेटी का संबंध सार्थक था। इसलिए पुत्री कहे या पुत्र कहे तो भी मंगू को अस्पताल द्वारा मौत के मुंह में ढकेलने को माँ के तैयार नहीं थी, ढकेलने को माँ जी तैयार नहीं थी। कितना कुछ कहे हम नहीं ले जाएंगे, माँ का यही कहना था, ठीक ना। पुत्र माँ के इस भाव को समझ गए थे, इसलिए वे कभी ऐसी बात करते ही नहीं थे। अब पुत्र जो था वो लोग समझ रहा था कि हमको कहने से कोई माँ पर फर्क पड़ेगा ही नहीं, इसलिए कहना क्या, छोड़ दो। क्योंकि 3 गोरे निष्णात डॉक्टरों ने एक मत होकर निदान प्रकट किया था कि पागलपन मिटाना संभव नहीं। 3 गो डॉक्टर लोग मिल करके वो कह दिए थे, 3 गो गोरे डॉक्टर जो थे मिल करके कह दिए थे कि नहीं, पागलपन को मिटाया नहीं जा सकता है। केवल एक विश्वास था कि किसी ट्रेंड और अनुभवी नर्स या डॉक्टर की देखरेख में उसे रखा जाए तो आदत के कारण शायद उसे शौच और कपड़ों का ध्यान आ जाए। हाँ, एक विश्वास था, डॉक्टरों लोग का एक अनुभव था, विश्वास था कि अगर मान लीजिए कि नर्स और डॉक्टर अच्छा देख रेख अगर करे तो शायद मतलब वो आदत के आधार पर क्या हो कि सुधर जाए। ओके,
सही हो जाए, परंतु ऐसी अवस्था घर के पास हो सके यह संभव नहीं थी, इसलिए वे मौन थे। फिर भी माँ जी ने अपनी श्रद्धा के अनुसार उपचार जारी रखते थे। दवा करने वाले बिना बुलाए घर आ पहुँचते। शिलाजीत पीस बेचने वाले या हींग बेचने वाले मंगू को पागल जानकर वे दवा जानते हैं, इसका दावा करते। माँ जी मानती थी कि 1000 उपचार करे तब एक तो लग ही जाती है। अब माँ जी को ऐसा विश्वास था कि 1000 को दावा करेंगे तो एक आध को तो लग ही जाएगा, ठीक ना, ऐसा माँ सोचती थी। इसीलिए दूसरे के दृष्टि में पागलपन जैसी बात भी वह गंभीरता से सुनती, और दूसरा जो भी पागलपन वाला बात करता था तो माँ जी एकदम गंभीरता से सुनती और श्रद्धा से उन पर अमल करती। किसी ज्योति ने कहा था कि आने वाले अगहन का महीना इसके लिए श्रेष्ठ है, इसलिए संभव है कि वो ठीक हो जाए। अगहन का महीना, ये भी क्वेश्चन पूछ दिया था कि माँ किस महीने का इंतजार कर रही थी मंगू को ठीक हो जाने का, तो अगहन का महीना, याद रखिएगा, अगहन का महीना, ओके, वो ठीक हो जाए। तभी से अगहन का महीना माँ जी के लिए आराध्य ध्येय बन गया था। यही किस महीना, कौन सा महीना माँ जी के लिए आराध्य ध्येय बन गया था, तो अगहन का महीना। कौन महीना? अगहन का महीना माँ जी के लिए आराध्य ध्येय बन गया था, ठीक ना। अगहन के महीने में मंगू के 14 वर्ष पूरे हो जाते थे, ठीक ना। अगहन जब आता तो मंगू का 14 वर्ष पूरा हो जाता था। इसलिए कोई बुद्धिमान व्यक्ति जिस तरंग में नहीं चढ़ जाता वैसी तरंग में माँ जी चढ़ जाती कि अब 14 वर्ष के हो जाएगी। कोई ज्योति कहा था कि 14 वर्ष आएगा तो ये ठीक हो जाएगी। 14वां पूरा होते होते तो मंगू की बड़ी बहन का विवाह कर दिया था। 14 वर्ष की जब मंगू की बड़ी बहन जो थी उसका विवाह माँ जी कर दी थी। मंगू पागल न होती तो आज उसका भी विवाह तय हो गया होता। यदि अगहन के महीने में इसका पागलपन मिट जाए। मणि का रूप तो ऐसा है कि मूर्तिया यानी वर यानी दूल्हा उसे देखते ही साथ ही हाँ कह दे, और जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो वैसे वह विवाह की योजना भी मन में बनाने लग जाती। कम्मू आ गया। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है? कम्मू है। उस समय से बोल रही थी लेकिन नाम यहाँ लेखक महोदय नहीं रखे थे, लेकिन अब स्पष्ट हो गया। मंगू की बड़ी बहन है कम्मू। के घर की स्थिति आज जैसी नहीं थी। आज कम्मू की जो घर की स्थिति है हमारे उसके ससुराल की, आज तो यहीं के आज तो दोनों भाई शहर में अच्छा कमाते हैं, पानी की तरह पैसा खर्च करते हैं। फिर मंगू के विवाह में वे किस लिए पीछे घूम कर देखेंगे? ऐसा माँ जी सोच रही थी कि क्यों पीछे घूम करके देखेगी। उस समय जब कम्मू की ब्याह हुई थी तो उस समय उतना लोग खर्चा पानी की तरह पैसा बहाया था। आज भी पैसा बहा रहा है तो सुखी संपन्न है। पहले स्थिति खराब था, अब स्थिति सही है, तो फिर क्या दिक्कत था? पूरा मन में मतलब सपना सजो रही है माँ। एक बार मंगू बुद्धिमानी के साथ हौज में पेशाब करने बैठी। उससे प्रसन्न हो माँ जी कई दिनों तक हर एक के आगे परायण करती रही। ज्योतिषी का कहना ठीक होगा। मंगू अब से पहले कभी भी नहीं, और यह पहली बार अपने आप हौज में पेशाब करने बैठी। अब माँ जी ऐसा सोचने लगी कि वो तरीके से मतलब कि ठीक हो जाएगी। सुनने वाले के गले से यह बात उतरना कठिन थी, क्योंकि यह सुनते समय मंगू पेशाब कर गीली मिट्टी को अंगूठी से खुरेदती नजर पड़ती। माँ जी की दृष्टि उस तरफ जाते ही बुद्धिमान पुत्री को जैसे शिक्षा देती हो वैसे धीरे से कहती, मंगू ऐसा गंदा नहीं करना चाहिए। अच्छा बेटा, ठीक ना, ऐसा मतलब उसको समझाती। लेकिन एक बार देखी कि वो खुद से ही हौज में जाकर के बैठी है तो माँ जी को लगा एक आशा जगा। मंगू को धनु आती और वह खड़ी हो जाती, धुन आती और वह खड़ी हो जाती तो उन्हें नई बात मिल जाती। मैंने कहा तो समझकर बुद्धिमान की तरह खड़ी हो गई। इस प्रकार माँ जी का आशा भरा अगहन का महीना आया। फिर मंगू अच्छी तो न हुई, पर शहर के कन्या विद्यालय में पढ़ती गांव की एक लड़की जिसका नाम है कुसुम पागल हो गई। अगहन का महीना तो आया, लेकिन
मंगू का पागलपन नहीं गया। लेकिन उसी समय एक विद्यालय में, कन्या विद्यालय में पढ़ती थी गांव की एक लड़की जिसका नाम है कुसुम। कुसुम पागल हो गई। मंगू की तरह उसे भी टट्टी पेशाब का ध्यान न रहता। माँ जी को इससे दुख तो हुआ, पर साथ साथ संतोष भी हुआ कि अच्छी भली लड़की पागल होते ही इस प्रकार विवेक खो बैठती है, तो जन्म से पागल मंगू बेचारी ऐसा ख्याल न हो तो इसमें क्या आश्चर्य है, ऐसा माँ कहती। कुसुम को दवाखाने में भर्ती करने का निश्चय हुआ। यह समाचार जानकर माँ जी को लगा कि उसकी माँ जीवित होती तो उसे अस्पताल में भर्ती न करने देती। कुसुम की माँ नहीं है, मर गई है। और अस्पताल में जब लोग भर्ती कर रहा है तो माँ सोच रही कि देखिए अगर कुसुम की माँ जिंदा होती, जीवित होती तो उसे अस्पताल में ना भर्ती करने देती। जैसे ये सोचती थी वैसा ही उसको भी सोचने के लिए सोच रही है कि ऐसा वो भी सोचती। माँ बिना सब सुना, कहा जाता है वह झूठ थोड़े ही है। इसके साथ उसकी भी आंखें बंद हो जाने पर मंगू को भी उसके भाई दवाखाने में भर्ती कर आते हो, वैसा दृश्य उन्हें कपा गया। अभी सोच रही है माँ जी कि अगर हम ना रहें, अगर हम आंखें बंद हो जाए, माने हम मर जाएं, तो मंगू को भी इसका भाई सब ले जा करके उस अस्पताल में दवाखाने में भर्ती करा देगा। ऐसा जब भी दृश्य इनके माँ को आता तो माँ काँपने लगती, ठीक ना। पहले महीने के अंत तक कुसुम को अच्छा फायदा हुआ। वैसा समाचार मिला, उसे बांध कर रखा जाता था। कुसुम को बांध कर रखा जाता था। पगली थी, हरकत करती होगी, पर अब तो स्वतंत्र घूमती है और उपद्रव नहीं करती। टट्टी पेशाब का ठीक ठीक ध्यान आ गया है। पागलपन रहा है तो वह मात्र सारा दिन गाया करती है, इतना ही बस। अब कुसुम में बस यही पागलपन रह गया था कि वो सारा दिन गाया करती थी। गीत उत गाती होगी, कुछ कुछ बड़बड़ाती होगी। यह भी दूसरे महीने में मिट जाएगा, ऐसा डॉक्टर ने कहा था। डॉक्टर कहा था कि ये भी मतलब कि अगले महीना में मिट जाएगा। दूसरे महीना में कुसुम का पागलपन मिट गया। फिर भी एक आध महीने रहे तो अच्छा। ऐसी डॉक्टर की सलाह ने उसे तीसरे महीने भी रखा गया। वह घर आई तब सारा गांव उसे देखने उमड़ पड़ा था। सबसे आगे माँ जी ही थी। अब माँ जी को ये बात अब गला से उतरता नहीं होगा कि कुसुम ठीक हो गई, क्योंकि माँ के विरुद्ध काम हो गया ना। माँ तो सोच रही थी कि गौशाला है, वहाँ कौन देखेगा। लेकिन कुसुम और मंगू में बस इतना ही अंतर था कि कुसुम जो थी ना बाद में पगली हुई, और मंगू जन्म से ही पगली और गूंगी थी, ठीक ना। कुसुम को ठीक ठीक सुधरी हुई देख माँ जी को हर व्यक्ति सलाह देने लगा, माँ जी आप मंगू को एक बार अस्पताल में भर्ती करके तो देखे, ज़रूर वह अच्छी हो जाएगी। अब माँ जी कैसे विरोध करेगी? अब तो विरोध नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ एक प्रैक्टिकल देख चुकी है। माँ जी ने ज़िंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया। चुपचाप वह लोगों की सलाह सुनती रही। दूसरे दिन उन्होंने कुसुम को अपने घर बुलाया, उसे पास बैठाकर अस्पताल के हाल चाल पूछना शुरू किया। माँ दया भाव रखकर सेवा न कर सके तो डॉक्टर नर्स कर ही नहीं सकते। ऐसे उनके मन में जो गांठ पड़ गई थी वह कुसुम की बातचीत से खुल गई। अब कुसुम तो पागल थी तो क्या पता बताएगी कि नहीं बताएगी। नर्स या डॉक्टर कोई पागल चट्टा मार दे, नर्स या डॉक्टर को अगर कोई पागल क्या करे, चट्टा मार दे, तो भी वे लोग उस पर नहीं खींचते या उसे मारते नहीं। यह जानकर उन्हें अस्पताल पर श्रद्धा भी आई। अब कुसुम बताई कि अगर कोई डॉक्टर को या नर्स को अगर कोई पागल, मान लीजिए कि पागल है, चट्टा मार दिया, तो डॉक्टर और नर्स ये नहीं कि उसको भी मारेगी। डॉक्टर और नर्स समझदार है, वो जान रही है कि ये पागल है तब ऐसा हरकत कर रही है, तो उसको भी मतलब चट्टा नहीं मारते थे। तब माँ को श्रद्धा आई अस्पताल पर। नई आशा पैदा हुई कि मंगू के भाग में दवाखाने जाने से पागलपन मिटने का लिखा होगा, तो वह किससे पता। इतने उपचार कर देखे तब एक और सही। माँ सोची कि इतने उपचार कर लिए तो एक और देख ले रहे हैं, नहीं मिटेगा तो क्या वापस नहीं लाई जा सकती। और बात सही है, नहीं मिटेगा तो हम मन करेगा तो हम वापस लेके चले आएंगे, दिखाने में क्या जाता है।
अंत में मंगू को दवा खाने में भर्ती करने का माँ जी ने निर्णय किया। अब माँ जी मान गई, इसलिए बड़े पुत्र को घर आने को उन्होंने पत्र भी लिखवाया। फिर भी यह निर्णय किया। तब से उसकी नींद भी उड़ गई थी। जैसे वह हार कर यह काम कर रही थी, ऐसा उनके मस्तिष्क पर एक प्रकार का भार सा मालूम पड़ने लगा था। दवा खाने पर श्रद्धा उत्पन्न हुई, वह एक निमित्त था, बाकी धीरे धीरे दूसरा छिपा कारण भी उन्हें दिखता था। मंगू बड़ी होती जाती थी, उनकी वृद्धावस्था बढ़ती जाती थी। बहुएं चाकरी नहीं करेगी यह मालूम हो गया था, क्योंकि दोनों में से एक बहू ने भी अभी तक साथ रहने का आमंत्रण न दिया था। आज के लड़के भी पत्नियों से दबे दबे ही घर घर में दिखते हैं, इसलिए अपने पुत्रों से भी आशा उन्हें अधिक न दिखती थी। इस स्थिति में मंगू का भगवान साथी हो और उसका पागलपन मिट जाए या न मिटे तो भी यदि उसे अस्पताल में भर्ती कर जाए तो उन्हें मरने के समय एक प्रकार की शांति रहे कि उसकी चाकरी करने वाला दुनिया में पराया ही कोई है तो सही। इस विचारधारा के साथ माँ जी की आंखों में इतना अधिक पानी बह जाता कि बिछौना तर हो जाता, हृदय पुकार उठता। चाहे जो बहाना भले ही निकालो, पर मूल बात इतनी कि वह स्वयं भी पुत्री से थक गई थी। माँ स्वयं भी पुत्री से थक गई थी। माँ जी नींद में से चौंक उठती, बोल उठती, क्या मैं थकी हूँ? हृदय और दूने बेग से पुकार उठता, एक बार नहीं 1000 बार। माँ जी को लगा उन्होंने पुत्र को पत्र लिखकर ही बड़ी भूल की है। इतनी जल्दी क्या थी कि जाड़े में उसे दवाखाने में भर्ती करना पड़े। फिर लगे माँ जी सोचने कि क्या जरूरी था इतना, मतलब कि अभी तक ठंडा के दिन था, ठंडा खत्म हो जाता तब भर्ती करवाते, ठीक ना। अब देखिए क्या हो रहा है। रात में मैं उसे कितनी ही बार उठाती हूँ, दवा खाने में इस तरह घड़ी घड़ी कौन उठाएगा। गर्मी में भर्ती करने का रखा होता तो ठीक था, परंतु पत्र मिलते ही पुत्र का हुआ आ पहुँचा। अस्पताल में भर्ती करने के लिए मजिस्ट्रेट से ऑर्डर भी प्राप्त कर लिया। 1 सप्ताह में मंगू को भर्ती करने का तय हो गया। माँ जी को विश्वास हो गया कि पुत्र पगली बहन को अस्पताल में धकेल कर बोझ उतारना चाहता है। अब देखिए माँ पत्र लिख करके बुला भी दी और वो आ गया तो कह रही है कि अस्पताल में ढकेल कर बोझ उतारना चाहता है। ऐसा न होता तो पत्र मिलते किस लिए आ पहुँचता, कुछ सोर्स आदि लगाकर, परंतु डॉक्टर तथा मजिस्ट्रेट से मंजूरी कराता ही किस लिए। इन्हें लगता था कि अभी यह विचार स्थगित कर दे और गर्मी में भर्ती करे, पर पुत्र से कहने के लिए जुबान खुलती ही न थी। वह बड़ी मुश्किल से छुट्टी लेकर आया होगा और भर्ती करने का प्रबंध कर चुका है, तो अब मना करूं तो उसे लगेगा कि माँ को दूसरा धंधा नहीं है। तो बात सही है। अगर मान लीजिए आप चिट्ठी लिख करके बुला दिए, काम से छुट्टी लेकर के कोई आए और आप बोल दो कि नहीं अभी नहीं, तो थोड़ा दुख तो लगेगा ही। मंगू को अस्पताल में भर्ती करने जाना था। उस रात माँ जी को बिल्कुल नींद नहीं आई। जिस रात मंगू को भर्ती करने जाना था उस दिन रात भर माँ नहीं सोई। सुबह एक विचार यह भी आया कि वह साथ में न जाए तो अच्छा। फिर सोची कि साथ में नहीं जाएंगे, अस्पताल वाले बेटी को उनसे अलग करेंगे, यह उनसे सहन नहीं होगा। पर अस्पताल में कैसी व्यवस्था है यह सब अपनी नज़रों से देखेंगे नहीं तब तक चैन पड़े। अब ये भी सोचने लगी कि जाएगी तो मतलब अलग होगा तो हमको रहा नहीं जाएगा तो हम नहीं जाएंगे। फिर सोची कि चलो चल करके देख भी लिया जाए कि आखिर अस्पताल का माहौल कैसा होता है। यह संभव नहीं था, इसलिए विवश हो वह जाने को तैयार हुई। पर मंगू को लेकर घर के बाहर निकलने लगे तब मानो उस पर ब्रह्मांड का भार आ गया।
आंखों में सावन भादो शुरू हो गया। सावन भादो शुरू होना मतलब पूरा लोर से मतलब पूरा रोने लगी। नज़र मंगू पर चिपक गई थी, वह किसी भी तरह उखड़ती न थी। मंगू अपने को पहनाए गए कपड़ों का रंग जी भर कर देख रही थी, भाव में आ गई हो जैसे। माँ जी की तरफ देखकर वह हंस भी पड़ी। उस समय माँ जी का कलेजा कट कर रह गया। गाय बैल भी जब उन्हें पुराने खुट्टे से खोलकर दूसरे जगह ले जाया जाता है तब नए आसामी के घर जाने में आनाकानी करता है। मंगू को इतना भी ध्यान नहीं था, यह प्रत्यक्ष अनुभव करती। माँ जी ड्योढ़ी यानी सीढ़ी से फिसल गई। हृदय कलकला उठा। अबोध पुत्री की दुनिया में कोई नहीं, सगी माँ भी उनकी न हुई। अब ये भी सोचने लगी कि सगी माँ हम भी मंगू के नहीं हुए। पुत्र का हृदय भी भर आया था। माँ की तरफ आंखें उठाने जितनी भी उनमें हिम्मत नहीं थी। जितना विलंब होता था उतना ही ट्रेन पकड़ने का समय कम होता था। आंगन के बाहर गाड़ी में जूते बैल पांव उठाने को तत्पर हो रहे थे। पुत्र ने माँ की तरफ आंखें बिना किए ही लथराकर पांव उठाते हुए कहा, देर हो रही है, अब निकलना चाहिए। क्योंकि उसकी बहन थी। आंगन से निकलते समय उसने धोती के कोने से आंखें पोंछ ली। पड़ोस की एक स्त्री ने मंगू का हाथ पकड़कर आगे किया। दूसरी स्त्रियों ने माँ जी को सहारा दिया। अंत में कड़वा घूंट हृदय में पीकर घुटनों तक हाथ टेक वे खड़ी हुई। 2 स्त्रियों ने पकड़कर चढ़ाया, तब उन्हें बैलगाड़ी पर चढ़ा गया। मंगू पागल है, यह जानकर ट्रेन के अन्य मुसाफिरों को अच्छा खासा चर्चा का विषय मिल गया। ऐसी खाती पीती सुखी लड़की को अस्पताल में रखेंगी तो 1 महीने में ही यह लड़की जैसी लकड़ी जैसी हो जाएगी। वह तो जानवरों की तरह जितना दिया उतना खाया बस। अब लोग लगे बतियाने। हमारे गांव में एक वृद्धा को उसके लड़के 5 साल से अस्पताल में भर्ती कर आए हैं, पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। गांव का कोई व्यक्ति मिलने जाता है तो रोने लगती है, पांव पकड़कर कहती मुझे यहाँ से ले चलो, पर आज के लड़के लाते ही नहीं। ऐसे लड़कों से क्या आशा रखी जाए। अब ऐसा मुसाफिर उसमें जो बैठे थे लोग वो लगे ऐसा बतियाने, ठीक ना। अब और माँ जी को दुख होगा। लड़के तो ऐसे अच्छे हैं, पर आजकल की बहुएं जानती हैं ना, पहनना ओढ़ना हो, इसलिए अधिक आदमी घर में पोसाता ही नहीं। इस लड़की की माँ नहीं है क्या? अब लायल कहने लो कि इस लड़की की माँ नहीं है क्या? माँ जी को यह घाव असहाय हो गया। आंखों में आंसू आ गए, कंठ रुक गया, सर में से आंखें झुक गई। साथ सिर झुकते ही माँ जैसा उनका दावा भी अपने आप व्यक्त हो गया। बाप रे, आप माँ होकर इसे ढकेल रही है, फिर अस्पताल वालों का क्या दोष दिया जाए। देखिए, जो माँ सोचती थी वही बात वो लोग भी कह रहे हैं, ठीक ना। माँ जी यदि अकेली होती या लड़के को बुरा लगने का भय न होता तो लौटती गाड़ी से मंगू को लेकर घर वापस आ जाती, परंतु दूसरा उपाय नहीं था। इसलिए भारी कदमों और भारी हृदय से वह अस्पताल में प्रविष्ट हुई। मुलाकात का समय था, इसलिए बीच के खंड में रोगी और उनके सगे संबंधी अलग अलग बैठे थे। स्वजनों द्वारा घर से लाया खाना काफ़ी लोग खा रहे थे, कोई फल खा रहे थे। एक पागल पति के पास पत्नी घर की और बच्चों की बातें कर रही थी। एक पागल पत्नी से उसका पति मिलने आया था, उसे वह लिपट पड़ी थी और बगल में खड़ी वार्ड की परिचारिकाओं की तरफ इशारा करके फरियाद कर रही थी, ये भूतनियाँ मुझे अच्छे कपड़े नहीं देती। अब ये उसमें एक पगली है जो कह रही है नर्स को कि ये भूतनियाँ मुझे अच्छे कपड़े नहीं पहनने को देती, अच्छा खाना नहीं देती, सिर में डालने को तेल भी नहीं देती। माँ जी उस समय परिचारिकाओं की तरफ देख रही थी। उस पागल स्त्री के लिए जो परिचारिका थी वह हंसकर बोली, अब मैं तुझे सब कुछ दूंगी। तुम्हारे पति अच्छा खाने को लाए हैं, वह एक बार खा लो। उस पगली स्त्री ने कहा,
मैंने मंजन नहीं किया है, मैंने मुंह नहीं धोया है। माँ जी ने देखा तो उनका मुंह धुला था, फिर भी जरा भी वो खींचे बिना परिचारिका ने पानी का लोटा लाकर मुंह धुलवाया, रुमाल से मुंह पोंछ दिया। माँ जी को विश्वास हो गया कि काम करने वाले हैं तो दयालु। अब माँ जी को इतना विश्वास हो गया कि नहीं, काम करने वाले क्या है, दयालु है। डॉक्टर और स्त्री वार्ड का मेट्रन आ गई। माँ जी के पुत्र ने मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लिया। माँ को संतोष हो इसलिए ऊंचे स्वर में मंगू को देखभाल अच्छी तरह करने को कहा। मेट्रन ने कहा, इस बाबत आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। बीच में ही माँ जी बोली, बहन चिंता तो इसलिए करनी पड़ती है कि यह एकदम पागल है, कोई इसके पास बैठकर खिलाए नहीं तो यह खाती भी नहीं। इतना कहते हुए उसका कंठ भर आया और वाक्य अधूरा ही रह गया। तू दूर खड़ी परिचारिकाएं निकट दौड़ आई। एक बोली, माँ जी आप किसी तरह की फिक्र न करें, हम इसे मुंह में कौर डाल कर खिलाएंगी। भारी भरी आवाज़ में माँ जी बोली, यही तो बहन मुझे कहना है, इसे टट्टी पेशाब का भी ख्याल नहीं रहता। यह रात में कपड़े बिगाड़े तो देखना, नहीं तो गीले में सोई रहेगी तो वायु हो जाएगा। दूसरी परिचारिका बोली, रात में 4-5 बार जांच की जाती है। माँ जी ने कहा, रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, जिसे नींद नहीं आती उसे नींद की दवा दी जाती है। परिचारिका कही, इसे दूसरे उपद्रवी मरीज मारे पीटे नहीं, वह देखना। जो उपद्रवी होते हैं उन्हें अलग रखा जाता है, रात में सबको अलग अलग कमरों में सुलाया जाता है। अब बोली परिचारिका जो थी, नर्स जो थी, वो बोली कि अलग अलग कमरों में जो उपद्रवी है उसको अलग कमरों में रखा जाता है। मिलने आने वाले लोग विदा लेते तब रोगी को अंदर के कमरे में ले जाने के लिए दरवाज़ा थोड़ा खुलता। इस अवसर का लाभ लेकर माँ जी की नज़र 2-3 बार अंदर घूम जाती थी। 3-4 स्त्रियों को अस्त व्यस्त बालों में, अस्त व्यस्त कपड़ों में उन्होंने अंदर घूमते हुए देखा। एक ने उनकी तरफ देखकर छाती कूटी और भयभीत आंखों से देखा कि वह डर गई। इस पर उन्हें अंदर के रहने की जगह देखने की इच्छा हुई। मांग की, मंगू को जिस कमरे में रखना है वह मुझे दिखला दे। मेट्रन ने कहा, अंदर किसी को देखने जाने की नियम नहीं है। विस्मय भरे नेत्रों से यह नई दुनिया देख रही मंगू माँ जी की बगल में लपकी, सिर पर हाथ रख माँ जी रोज की तरह स्नेह में बेटा शब्द उच्चारित करने लगी कि तभी उनका स्वर फूट पड़ा। मरने की समय जैसे एक लंबी सिसकी फूट पड़ी। इस आक्रांदत में सारा अस्पताल डूब गया। पुत्री की आंखों से चौधार आंसू बह चले। ऐसे रुदन से अभ्यस्त हो गए डॉक्टर, मेट्रन और परिचारिकाओं के हृदय भी भर आए, दीवारें भी आर्द्र हो उठी। इतना स्नेह भरा किसी पागल का स्वजन आज तक आया हो यह वहाँ किसी ने देखा ही नहीं था। इतना चाहने वाला आज तक ले कोई आया ही नहीं था जैसी माँ थी। एक परिचारिका हाथ का रुमाल फटकाकर मंगू का ध्यान अपनी तरफ खींचकर बोली, लो चाहिए तुम्हें। मंगू रुमाल पकड़ने के लिए माँ को छोड़कर एकदम खड़ी हो गई। थोड़ा रुमाल पकड़ लेने के बाद उसका हाथ थपथपाकर परिचारिका मीठे शब्दों में बोली, तुम मेरे पास रहेगी ना बहन? मैं अच्छा अच्छा खाने को दूंगी, नए नए कपड़े पहनाऊंगी। मंगू उसके चेहरे की तरफ ही ताक रही थी, इसलिए उस क्षण का उपयोग करके चलो दूं कहा और उसका हाथ पकड़कर आगे किया। वह दरवाज़ा आधा खुला और मंगू को अपने अंदर ले गया। मंगू मंगू कलेजा कांप उठे, ऐसे चीखे माँ जी ने पुनः निकाली। डॉक्टर ने आश्वासन देते हुए कहा, माँ जी, और बगल में खड़े पुत्र की तरफ उंगली करके बताया, अपने इस पुत्र जैसा मुझे भी पुत्र समझिएगा। बेटे को अस्पताल में नहीं, बेटे को घर छोड़े जा रही है, ऐसा मानिएगा। अब डॉक्टर ऐसा समझाया। अधेर वय की वालवय में विधवा हुई मेट्रन ने आश्वासन देते हुए कहा, आज तक आप इसकी माँ थी, आज से मैं इसकी नई माँ हुई है। माँ जी सिसकी भरी हुई बोली, इसे बेजबान जानवर जितनी भी बुद्धि नहीं, मैंने इसे आज तक अपने से अलग नहीं किया। कुसुम आपके अस्पताल में ठीक हो गई, इसलिए मैंने हृदय कठोर करके और भी कुछ बोली और उनका कंठ भरा, रोने लगी।
मेट्रन ने कहा, उस कुसुम की तरह यह भी थोड़े समय में समझदार हो जाएगी। माँ जी की सिसकियाँ रुकी, फिर उनकी दृष्टि उस बंद दरवाजे को पार कर मंगू पर ही जैसे पड़ी थी। मंगू जैसे ही उन्हें याद दिलाया हो वैसे वह बोली, वह रूखी रोटियां नहीं खाती। शाम के भोजन में रोटी दूध के साथ दीजिएगा या दूध न हो तो दाल में। माँ समझाने लगी कि रोटी या तो दूध में दीजिएगा, नहीं तो दाल में। माँ जी की करुण आंखों की तरफ नज़र करने की मेट्रन की शक्ति लुप्त हो गई हो वैसे ही वह नीचे दृष्टि किए ही बोली, अच्छा। माँ जी और उनका पुत्र मंगू के अस्पताल में भर्ती कर बाहर आए तब दोनों के चेहरे पर शोक के बादल छाए थे। चुपचाप दोनों बाहर खड़ी घोड़ा गाड़ी में बैठ विदा हुए। ट्रेन के डिब्बे में पाँव रखते ही माँ जी को याद आया, अस्पताल में सोने के लिए चारपाई देते होंगे या नहीं। लीजिए, एगो बात तो छूटिए गया, मंगू धरती पर कभी नहीं सोई है, इसलिए चारपाई नहीं होगी तो उसे ठीक नहीं लगेगा। अस्पताल में काम करने वाले दयालु हैं, भले हैं, ऐसा विश्वास माँ जी को हुआ, परंतु उन्हें अंदर जाने न दिया गया था, इसलिए संदेह रह गया था कि उन्हें हमें अच्छा न लगे वैसा कुछ होगा, इसीलिए तो हमें न जाने का नियम बनाया होगा ना। फिर सोची कि अच्छा नहीं जाने दिया, हो सकता है कि कुछ माने हमको अच्छा नहीं लगे जिसके कारण मतलब ये नियम बनाया गया होगा। इस बात का पुष्टिकरण करना था। वह अधखुला दरवाज़ा, भूत की तरह घूमती गंदी और भूख से मरती सी भयानक लगने वाली पागल स्त्रियाँ, इसके साथ ही माँ जी को मंगू उन्हें न देखकर रोती हो वैसी आवाज़ सुनाई दी। उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। बगल में बैठी एक स्त्री ने पूछा, माँ क्यों रो रही है, किसी की मृत्यु हो गई है क्या? रात में 11:15 बजे घर आई, याद रखिएगा 11:15 बजे, ठीक ना। ये क्वेश्चन पूछा था 2020 में कि माँ घर मंगू को अस्पताल में भर्ती करा करके कब आई, ठीक ना, तब 11:15 बजे। तब उनकी राह देखती पड़ोसिन जो उनके कुटुंब की ही थी वह जाग रही थी। उनके लिए उसने खाना भी बना रखा था, पर दोनों ने खाने के लिए मना कर दिया। स्वजन की मृत्यु का घाव ताज़ा हो तब जैसा आग्रह करने वाले की जीभ नहीं खुलती वैसे ही पड़ोसिन ज़्यादा खींचतान न कर सकी। माँ जी के अंदर में एक तंबूरा बज ही रहा था, मंगू इस समय क्या करती होगी। पल पल में यही विचार उनके हृदय को बेध रहा था। कितनी ठंड है, उसे ओढ़ाया तो होगा, पेशाब करके गीला कर दिया होगा तो उसका फ्राक और बिछौना बदला तो होगा। जैसे मंगू उनकी बात सुन रही हो वैसे वह बोली, बेटा पेशाब न करना, ओढ़ा हुआ फेंकना मत। ये शब्द सोने के समय वह नित्य उच्चारण करती, फिर भी मंगू इन पर अमल नहीं करती। रात में पेशाब कर देती तो उसका फ्राक और बिछौना भी बदल डालती। मंगू बड़ी हो गई फिर भी अपने साथ ही उससे सुलाती, जिससे वह पेशाब करे तो उन्हें तुरंत पता चले और उसे गीले में सोए रहना न पड़े। माँ जी को स्वयं भी उसके बिना बिछौना सूना सूना लगता था। मन में हुआ, मेरे साथ सोने की आदत है, उसे नींद नहीं आई होगी या नहीं, उसे नींद आई होगी या नहीं। फिर माँ सोचने लगी, इतना सोच रही कि जिसका जवाब नहीं। उनके लिए आंखें बावड़ी बन उन्हें ढूंढती हो वैसे उन्हें दिखा। उन्होंने चारपाई की पाटी पर सिर पटका। मैं माँ होकर उसी अस्पताल में छोड़कर आ गई। उनकी एक सिसकी फूट पड़ी, फिर रोने लगी। बाहर के खंड में सोए पुत्र को भी नींद नहीं आई। माँ की अपेक्षा उन्हें सौए ही से जितनी भी मंगू के साथ ममता न थी, फिर भी उसके कलेजे के वेदना का काला पत्थर रखा गया था। मंगू की सिसकियों के साथ उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। अपने को इतनी वेदना होती है तो माँ को क्या क्या होता होगा। माँ की हृदय का मांस वेदना कितनी क्रूरता से कोंच रही थी। उसका साक्षात जीवन में पहली बार ही पुत्र को हुआ। उसका हृदय पुकार उठा, माँ का यह दुख किसी भी उपाय से टालना चाहिए। पुत्र होकर इतना भी मैं न कर सकूं तो मेरा जीना व्यर्थ है। उसके साथ ही उसके अंतर से प्रतिज्ञा की, मैं मंगू को जीते जी अच्छी तरह से पालूंगा। बहू उसका मल मूत्र धोने को तैयार नहीं होगा तो मैं धोऊंगा। इसके साथ वेदना का काला पत्थर उसकी छाती से खिसक गया। माँ जी ने दूसरी सिसकी ली होती तो वह उसी क्षण उसने अपनी प्रतिज्ञा सुनाकर संतावना दे देता, पर वह शांत पड़ गई लगी, इसलिए उसने भी सोने के लिए आंखें पर पलक गिरा ली। सुबह जब चक्की की और मथने की मधुर आवाज़ गूंज रही थी तब सारे गांव को जैसे बेद डाले वैसे चीख माँ जी ने मारनी शुरू की। दौड़ो रे दौड़ो, मेरी मंगू को मार डाला रे। पुत्र चारपाई से उछल पड़ा। पड़ोसी दौड़े आए। चकिया और मथनिया रुक गई। जिसने सुना वही दौड़ा आया और जो आए वैसे ठिठक गए।
माजी मंगू की श्रेणी में मिल गई थी, यानी माजी भी पागल हो गई मंगू की तरह। ठीक है, तो देखिए ये कहानी आपको यही है कि एक माँ का ममता देख सकते हैं। दूसरा बात है कि अब ममता में इतना भी नहीं पड़ना चाहिए कि खुद भी पागल हो जाए, ठीक ना, क्योंकि वो पागली है तो आप कुछ तो कर ही नहीं सकते हैं, तो फिर आप भी उसी श्रेणी में मिल गए। ठीक है मेरे प्यारे, तो वीडियो ये कैसा कहानी लगा, ठीक ना, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें। ओके, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक वाइक कीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि अगले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, टेक केयर एंड गुड बाय।